हाय एवरीवन, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग। पिछला लेक्चर में जो है ना रॉल्ड्स लॉ के बारे में देखे। आज उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। एनसीईआरटी बुक क्लास 12th का जो है उसी में से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.17 क्या है क्वेश्चन? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कि इस टेम्परेचर पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल। अब इसी वाटर का एक सॉल्यूशन है 1 मोलल, और वह सॉल्यूशन बोल रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला करके बनाया गया है। तो यह जो 1 मोलल सॉल्यूशन है वाटर में, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इस प्योर वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलल। तो अब जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर निकालो। तो देखो, अभी जो रॉल्ड्स लॉ हमने पढ़ा उसके कई फॉर्म देखे। एक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था, और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ लगा हुआ है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे P0A माइनस P बाई P0A इक्वल टू XP। P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। P0A दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल। तो P0A दिया हुआ है, P फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली बचा क्या? XB। एंड XB को हम लोग लिखेंगे NB बटे NA प्लस NB। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। B इज हेयर सॉल्यूट एंड A इज हेयर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट पे यहाँ क्या है? वाटर है। तो यदि वाटर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर लें तो उससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर इस फार्मूला का यूज करके P आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो उसके लिए देखो, नंबर ऑफ मोल्स तो कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलल। तो इस 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है हम लोग इससे समझेंगे। तो यह जो 1 मोलल सॉल्यूशन गिवन है, 1 मोलल सॉल्यूशन, इट मीन्स 1 मोल पर kg, and 1 mole is the number of moles of solute, 1 mole, and this per kg is the mass of solvent, 1 kg, and this 1 kg can be written as 1000 ग्राम। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स तो चलो डायरेक्ट पता चल गया, सॉल्वेंट का नहीं पता चला, इसका मास पता चला। तो सॉल्वेंट यहाँ क्या है? वाटर। तो जब वाटर का आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो गिवेन मास बाई मोलर मास, एंड गिवेन मास इज 1000 ग्राम। मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 55.55 मोल। तो हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया। इस वाटर को हम लोग बोलेंगे Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, NB। सो Na NB पुट करेंगे, P0A का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? P। ऑब्वियसली जो P आएगा इससे कम होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वह वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब वैल्यू उससे कम आना है ना प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के तुलना में। तो इसको आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन किया हुआ है, बस यहाँ आप वैल्यू पुट करके फाइनली सॉल्व करोगे और देखोगे P का वैल्यू क्या आएगा। जो भी आएगा इससे कम आना चाहिए, ठीक है? इसको आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास गिवन है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। बोल रहा है कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल। कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, और बोल रहा है कि इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 114 ग्राम ऑक्टेन में घोला गया है। ऑक्टेन यहाँ सॉल्वेंट हुआ, और जब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऑक्टेन में डिजॉल्व किया गया तो इस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर घट करके 80% तक पहुंच गया। 80% वेपर प्रेशर घटा नहीं है, बल्कि घट करके 80% तक पहुंचा। तो घटा कितना? 20% घटा।
तो यहाँ से भी निकालना है कि कितना सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व किया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ भी है, मतलब फॉर्मूला सेम यही वाला लगने वाला है। तो दिया हुआ क्या क्या है जरा देखें। मान ले हम लोग लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माने ऑक्टेन, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को P0 ये हम लोग लिखेंगे, ये मान लो आप x है। तो जब आप लिखोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, उसके बाद तो बोल रहा है कि वह वेपर प्रेशर इसका 80% हो गया, तो x का 80% तो हो जाएगा 0.8x ऐसा। तो यह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये P हुआ, तो P 0.8x, P0 ये हो गया x। उसके बाद निकालना हम लोग को क्या है, तो निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जिसको आप W भी लिख सकते हो, कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो यह जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P0A माइनस P बाई P0A बराबर XB, इस XB को आप लिखोगे NB बटे Na प्लस NB, और NB को आप लिखोगे WB बाई MB मैंने नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। उसी प्रकार से इसको लिखोगे आप WA बाई MA प्लस NB को अगेन WB बाई MB ऐसा। B यहाँ सॉल्यूट है, कई बार बताया जा रहा है, और A यहाँ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट में इस बार ही ऑक्टेन दिया हुआ है, ऑक्टेन दिया हुआ है। तो ज़रा देख लो WB तो फाइंड आउट करना है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, चलो ये ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है WA 114 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA, तो सॉल्वेंट ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन का 12 × 8 प्लस 1 × 18, तो ये भी आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल। MB पता, WA पता, MA पता, WB कैलकुलेट करना है, P पता, P0A पता, तो इस फॉर्मूला से पुट करके WB निकाल लोगे आप, मतलब इसको ऐसे पुट करोगे यहाँ, ऐसा। P0A को आप माने हो x माइनस P है 0.8x, 0.8x, फिर से P0A को आप माने हो x, इधर बचा WB जो कैलकुलेट करना है, MB दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, WA 114, MA 114, WB फिर से अननोन है और ये 40। बस इसको सॉल्व कर देना है और सॉल्व करके देख लोगे W का वैल्यू क्या आता है, वही आंसर हो जाना है ऐसा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही जैसा था, और यह दोनों था वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पे, रॉल्स लॉ जो हम लोग पढ़े उस पर। इसी प्रकार से जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े, और वहाँ के लिए जो रॉल्स लॉ हम लोग पढ़े, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, या NCERT बुक में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े, वह एक्सरसाइज का 2.17 और 2.18, 2.16 को अब हम लोग देखेंगे। 2.16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो लिक्विड कंपोनेंट है इस बार, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। इस हेप्टेन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो मान लो इसको आप A मान लो, इसको आप B मान लो। तो इस प्योर हेप्टेन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है P0A 105.2 किलो पास्कल, और B का वैसे ही दिया हुआ है P0B 46.8 किलो पास्कल। और बोला है कि ये जो दो कंपोनेंट है उसमें से हेप्टेन है 26 ग्राम और ऑक्टेन है 35 ग्राम। तो ये दोनों को मिला करके बनाया गया है सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? तो देखो ये जो 26 ग्राम ये हेप्टेन का मास दिया हुआ है, मतलब ये WA यहाँ से हो गया 26 ग्राम। ये ऑक्टेन दिया हुआ है, मतलब WB हो गया 35 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ A मतलब हेप्टेन C7H16 कितना जाएगा? 12 × 7 + 1 × 16, 84 + 16,
100 आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। उसी प्रकार से जब इसको निकालोगे MB ऑक्टेन का C8H18 तो क्या आ जाएगा 12 × 8 + 1 × 18 तो ये आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, P = P0A × XA + P0 × XB, P0B × XB ऐसा करके। तो P0A और P0B तो डायरेक्टली दिया हुआ है, P0A और P0B। XA और XB आपको कैलकुलेट करना होगा। तो XA का फॉर्मूला क्या लिखोगे, NA + NB और इस NA को आप लिखोगे WA/MA, ये तो वही रहना है WA/MA + WB/MB। उसी प्रकार से XB को आप क्या लिखोगे, तो XB को लिख सकते हो या डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे कि जो XA आएगा उसको 1 में माइनस कर दोगे, तो 1 - XA से भी इसको निकाल सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी क्या लिख सकते हो NB/NA + NB, या इसी को आप लिख सकते हो WB/MB और WA/MA + WB/MB। बाकी सब दिया हुआ है WA, MA, WB, MB, P0A, P0B, इस सबको यहाँ पुट करके सॉल्व करो तो आ जाएगा क्या, P आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देखो, समझो क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है और फिर कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे वो जो है वहाँ से सोचना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा मतलब दो ही हम लोग पढ़े, एक लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़े, एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़े। तो क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो ऑब्वियसली वह सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला लगने वाला है रॉल्स लॉ। और यदि दो अलग अलग लिक्विड कंपोनेंट दिए हुए हैं तो फिर रॉल्स लॉ का जो शुरू का स्टेटमेंट था वह फॉर्मूला लगाएंगे दिस वन, और इस आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आप थ्योरी पढ़े तो थ्योरी पढ़ने के बाद समझ आया कि नहीं आया वो पता चलेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब, वैसे नहीं। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक इस चैप्टर का आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसा सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को डील करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के पहले जो है ना हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़े। एंड आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन मीन्स PV = nRT। उसी प्रकार से आइडियल सॉल्यूशन इज दैट विच ओबेज रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन इज दैट विच obeys Raoult's law, which obey Raoult's law. And what is Raoult's law? Recently we have learned that about Raoult's law in two different forms, for a liquid solution and for a solid in liquid solution. So here we are discussing about ideal solution means mostly liquid solution. तो इस केस में आप क्या समझोगे कि जैसे मान लो A और B दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, दो लिक्विड्स हैं, या दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बन गया AB ऐसा। तो यह AB एक आइडियल सॉल्यूशन होगा यदि यह रॉल्स लॉ को ओबे करे। रॉल्स लॉ को ओबे करे मतलब सॉल्यूशन में जो A का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा PA वह बराबर होगा P0A × XA का, और उसी प्रकार से B का जो होगा PB वह बराबर होगा P0B × XB का। अच्छा, और उसी प्रकार से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है P वह बराबर होगा PA + PB का। इसमें तो यदि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो A और B दो लिक्विड कंपोनेंट्स है, दोनों को मिला करके आप सॉल्यूशन बनाए तो वह सॉल्यूशन आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा, वह डिपेंड करता है इस फैक्ट पे
कि यदि सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ऑबे कर रहा है, मतलब उस सॉल्यूशन में जो दो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, उन लिक्विड कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसके प्रोडक्ट के बराबर है, दैट इज रॉल्स लॉ को ऑबे करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो चलो ये तो बात है कि मिलने के बाद ना पता चलेगा कि वेपर प्रेशर बराबर आया या ना आया। यदि इसको हम लोग वैसे ही समझना चाहे थ्योरेटिकली तो कैसे समझेंगे? तो देखो, दो लिक्विड जिसको आप मिला रहे हो, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, तो ये दो लिक्विड के कुछ फीचर्स हैं, और फीचर्स क्या हैं कि लिक्विड ए का जो मॉलिक्यूलर साइज होगा उसी के कंपेरेबल बी होना चाहिए, एकदम आइडेंटिकल नहीं लेकिन कंपेरेबल, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। तो द टू लिक्विड्स विच आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज। उसी प्रकार से ए बी का जो मॉलिक्यूलर साइज होगा वो भी इसी रेंज का होगा। तो यदि दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो तो यह आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। साथ ही साथ कि जैसे ए मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ए और ए के बीच इंटरेक्शन है, ए के दो एटम के बीच। बी का मॉलिक्यूल है तो बी और बी के बीच इंटरेक्शन है, और जब अब ए और बी को मिला दिए तो बना ए बी, जिसमें ए और बी के बीच का इंटरेक्शन है। तो या प्योर लिक्विड का इंटरेक्शन हुआ या सॉल्यूशन का हुआ। तो जो प्योर लिक्विड का इंटरेक्शन है और जो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन है यह सेम होना चाहिए, सेम स्ट्रेंथ का होना चाहिए। सेम स्ट्रेंथ का होना चाहिए मतलब जैसा फोर्स यहाँ ऑपरेट हुआ वैसा ही यहाँ होना चाहिए और वैसा ही फोर्स यहाँ भी होना चाहिए। तो दो लिक्विड्स जिसको आप मिला करके आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हो, उन दोनों लिक्विड्स का यदि मॉलिक्यूलर साइज एक समान हो, मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरैक्शन एक समान हो, तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो है यह कंडीशन हुआ। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे अभी हम लोग न्यूमेरिकल में देखें, हेक्सेन और हेप्टेन को आप ले लो, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, तो यह दोनों मिल करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब हेक्सेन में 6 कार्बन, हेप्टेन में 7 कार्बन, 1 कार्बन का अंतर है तो मॉलिक्यूलर साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, तो मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल। चूँकि दोनों जो हैं दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं तो ऑब्वियसली दोनों में वैन डर वाल इंटरैक्शन रहना है, और नॉन पोलर है तो डिस्पर्सन फोर्स होगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में डिस्पर्सन फोर्स से जुड़े रहेंगे। और जब दोनों को मिलाओगे तो मिलाने के बाद भी ये दो मॉलिक्यूल आपस में डिस्पर्सन फोर्स से ही जुड़ेंगे, तो मॉलिक्यूलर साइज सेम हुआ, मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरैक्शन सेम हुआ, चाहे वह प्योर लिक्विड हो चाहे वह सॉल्यूशन हो। तो ऐसे दो कंपोनेंट को जब आप मिलाओगे तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल सॉल्यूशन का है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग समझ लें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। So the first characteristic is the Auber-Roll's law, means PA equal to P naught into XA and PB equal to P naught into XB and finally P equal to PA plus PB। इससे रिलेटेड हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर अब आप ले लो मोल फ्रैक्शन, और इस तरफ आप लो वेपर प्रेशर, नीचे से ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे मोल फ्रैक्शन वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पे आप लो XA इक्वल टू 1 एंड XB इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट पे केवल लिक्विड A है, B नहीं है। उसी प्रकार से इस पॉइंट पे आप लो XA 0 और XB 1, मतलब यहाँ A नहीं है केवल B है। तो जब इस पॉइंट पे केवल लिक्विड A है, B नहीं है, इसका मतलब यह प्योर लिक्विड A हुआ, सॉल्यूशन नहीं हुआ। और इस केस में इस प्योर लिक्विड A का जो वेपर प्रेशर है वह P नॉट A कहलाएगा, ऐसा। उसी प्रकार से इस पोजीशन पे A नहीं है केवल B है, मतलब प्योर लिक्विड B हुआ, तो यहाँ भी जो वेपर प्रेशर होगा वह प्योर लिक्विड B के बराबर, जिसको हम लोग P नॉट B लिखें। तो ग्राफ को ऊपर नीचे दिखा रहे हैं क्योंकि दो लिक्विड कंपोनेंट्स है तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, इसलिए ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। इसको ऊपर इसको भी नीचे दिखाया जा सकता है। अब जरा यहाँ से समझोगे कि जब इसमें आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो देखो XA डिक्रीज कर रहा है, ये 1 से घट करके 0 हो गया।
लेकिन एक्स बी बढ़ रहा है, 0 से लेकर के 1 हो गया। तो यदि यहाँ एक्स ए 1 है और यहाँ 0 है, इसका अमाउंट घट रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वह उसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि इधर से इधर जाने पर ए का मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। तो इस वेपर प्रेशर को ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज करो, यहाँ आकर के वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स ए 0 हो गया। उसी प्रकार से एक्स बी यहाँ 0 है, मतलब बी का वेपर प्रेशर 0, और लेफ्ट टू राइट जाने पर बी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, सो व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीजेज इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यह इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करके पहुँचेगा यहाँ, ऐसा। तो देखो यहाँ प्योर लिक्विड ए, यहाँ प्योर लिक्विड बी, लेकिन यदि कोई इंटरमीडिएट स्टेज की बात करें, यहाँ से यहाँ के बीच का कोई भी स्टेज की हम लोग बात करें, जैसे यहाँ कोई पॉइंट ले लिए तो ऑब्वियसली यहाँ ए भी होगा और बी भी होगा। यहाँ कोई पॉइंट लिए थे, यहाँ भी ए और बी दोनों होगा, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच वाला जो पोर्शन है वह रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा ए का, उसको हम लोग लिखेंगे पी ए, नॉट हट जाएगा। उसी प्रकार से सॉल्यूशन में जो बी का होगा वो कहलाएगा पी बी। तो ये बीच वाला ग्राफ हुआ पी बी और पी ए, और जो एक्सिस पे है वो हुआ पी नॉट ए और पी नॉट बी। और जब ये दोनों को मिलाओगे तो यह दोनों का वेपर प्रेशर के बराबर होगा पी नॉट पी ए प्लस पी बी, ऐसा। तो यही ग्राफ प्लॉट हुआ आइडियल सॉल्यूशन के लिए, रॉल्स लॉ यदि ऑबे करता हो तो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका आइडियल सॉल्यूशन का, इस ग्राफ को अच्छे से समझना है क्योंकि आगे ग्राफ फिर से आएगा, यूज है इस ग्राफ का आगे। सेकेंड कि जो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग है वह 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए को मिला रहे हो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी, तो आप पाओगे 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए बी। मतलब जितना वॉल्यूम ए का मिलाओगे और बी का मिलाओगे तो दोनों का जोड़ करके सॉल्यूशन का होगा। तो सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम 200 और जो मिक्सचर मिला रहे हो वो भी 200, तो चेंज क्या किया, 0। अब यहाँ थोड़ा सा अटक रहा होगा बात कि ऐसा तो हमेशा होना है कि दो लिक्विड को जितना आप मिलाओगे, अब जाहिर सी बात है उतना ही सॉल्यूशन बनेगा। तो देखो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एंड वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस के द्वारा जो जगह घेरा जाता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में लिखे हैं। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू ml, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 ml प्लस 100 ml एंड हेयर 200 ml, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ml से ज़्यादा बात क्लियर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब का मतलब 3 डायमेंशन होना है। ऐसे लेंथ ब्रेथ हाइट आप तीनों ले सकते हो। 3 डायमेंशन में जो जगह घेरा जा रहा है वो वॉल्यूम कहलाने वाला है। तो जैसे मान लो अभी हम लोग पढ़े कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल मिल करके ए और बी बना, तो हम क्या बताएं कि तीनों जगह पे जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम स्ट्रेंथ का है। तो सेम स्ट्रेंथ का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसका मतलब कि जितने दूर दूर ए के मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही दूर बी के मॉलिक्यूल्स हैं और उतना ही दूर फिर ए बी के मॉलिक्यूल्स हुए। जैसे मान लो कि ए बी का इंटरैक्शन मजबूत होता, तो मजबूत होने का मतलब कि ए और बी के मॉलिक्यूल को खींच करके रखता ना, नज़दीक रखता। तो नज़दीक रहता तो कम जगह घेरता, वॉल्यूम कम हो जाता। हो सकता था कि यहाँ का फोर्स कमज़ोर होता, तो कमज़ोर रहता तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते, और दूर दूर होते तो वे ज़्यादा जगह घेरते। लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो प्योर कंपोनेंट का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है वह सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है उसके बराबर है। तो जितना सेपरेशन मॉलिक्यूल का इस जगह पे होगा प्योर लिक्विड में, उतना ही सेपरेशन सॉल्यूशन में होगा। मतलब मॉलिक्यूल जितना स्पेस प्योर लिक्विड कंपोनेंट में ऑक्यूपाई करेंगे उतना ही स्पेस सॉल्यूशन में करेंगे। और जब सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसलिए लिखिए हम लोग कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0, कि जितना आप प्योर लिक्विड कंपोनेंट मिलाओगे उतना ही क्या बनेगा, उसमें सॉल्यूशन बनेगा। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0। अगला कैरेक्टरिस्टिक इसका हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0। थर्ड नंबर में हीट चेंज ऑन मिक्सिंग डेल्टा मिक्स H इक्वल टू 0।
हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इक्वल टू जीरो कहने का मतलब हुआ कि ऐसे सॉल्यूशन को बनाने के लिए ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना ही रिलीज होता है। डेल्टा एच जीरो का मतलब यही हुआ कि हीट एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगा और ना ही हीट एनर्जी रिलीज होगा। अब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज कब होता है उसको हम लोग समझें। देखो, ए और बी को मिला करके आपने ए बी बनाया, तो ये जो प्योर लिक्विड ए है उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है, प्योर लिक्विड बी है उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है, तो जब तक यह बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे। तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करें, इसके लिए कंडीशन है कि प्योर लिक्विड मॉलिक्यूल का बॉन्ड पहले ब्रेक करे, और जब इस बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, मतलब उस केस में जो है डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ बॉन्ड बन रहा है फिर से, तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगा और इस केस में डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप तोड़ोगे उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, डेल्टा एच का वैल्यू उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और डेल्टा एच का वैल्यू उतना ही नेगेटिव में आएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि यहाँ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह तो सेम है, चाहे प्योर लिक्विड का हो चाहे सॉल्यूशन का हो। इसका मतलब हुआ कि जितना बॉन्ड यहाँ मतलब जितना एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लग रहा है उतना ही एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड बनने के बाद। तो यदि आप मान लो कि इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी 100 जूल लगा, तो यहाँ 100 जूल एनर्जी ही रिलीज होगा। अब यह 100 जूल नेगेटिव में रहेगा क्योंकि रिलीज हो रहा है, यह 100 जूल पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है। तो प्लस 100 जूल माइनस 100 जूल रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो, कि जितना एनर्जी रिलीज हुआ वह सारा का सारा एनर्जी तो टूट गया, लग गया बॉन्ड को तोड़ने में। तो इस केस में ना तो हीट रिलीज होगा ना ही हीट एब्जॉर्ब होगा। तो डेल्टा मिक्स एच जीरो कहने का मतलब कि जब आप दो कंपोनेंट को मिला करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाओगे तो उस केस में ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना हीट एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि जिस स्ट्रेंथ का बॉन्ड टूटता है वही स्ट्रेंथ का बॉन्ड बनता भी है। मतलब जितना एनर्जी लगता है बॉन्ड तोड़ने में उतना ही एनर्जी रिलीज होता है बॉन्ड बनने के बाद। सो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट 4th नंबर में कि जब आइडियल सॉल्यूशन आप बनाओगे तो जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी या नेगेटिव होता है। सो व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो इसके बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में डिटेल में पढ़े होंगे। बड़ा कंसेप्ट है तो अभी बताया नहीं जा सकता है, लेकिन डेल्टा जी का एक फार्मूला हम लोग वहाँ पढ़े, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज gives free energy change, delta H is enthalpy change, T is the absolute temperature and delta S is the entropy change। और ये जो सारे टर्म्स हैं इंट्रॉपी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखे कि डेल्टा जी इज नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होगा डेल्टा जी, तो अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा एच जो है वह जीरो होता है एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और जब आप इस डेल्टा एच को जीरो करोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ डेल्टा एस और टी कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, यदि यह पूरा टर्म नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव ही आना है क्योंकि यह तो जीरो है। तो इस केस में डेल्टा जी आ जाएगा नेगेटिव। तो एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव। और उसी प्रकार से इसमें अगला है 5 नंबर में कि इंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अब यह इंट्रॉपी चेंज पॉजिटिव कैसे हुआ, तो इसके लिए भी हम लोग यही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यह जो इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अभी हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच जीरो, तो यहाँ बचा माइनस टी डेल्टा एस। सो दिस टर्म इज नेगेटिव, दिस वन इज जीरो, और जीरो में कोई टर्म घटाओगे तो नेगेटिव ही रहेगा। यदि इधर का नेगेटिव है तो यहाँ भी हो गया आपका नेगेटिव टी डेल्टा एस। सो दिस नेगेटिव टू टर्म्स गेट कैंसल आउट, मीन्स डेल्टा एस इज ओवरऑल पॉजिटिव। अब डेल्टा एस पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि जब आप दो
कंपोनेंट को मिला करके आइडियल सॉल्यूशन बनाओगे तो उस सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ेगा। डेल्टा एस पॉजिटिव मीन्स इंट्रॉपी बढ़ेगा, इंट्रॉपी बढ़ेगा, गिब्स एनर्जी घटेगा। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, डेल्टा जी नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, दीज टू कंडीशंस फेवर्स या thermodynamic process and these two conditions indicate that the process is spontaneous। यदि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हुआ कि यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा। ऐसे सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस दो कंपोनेंट को मिला दो, वे मिल करके जो है सो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए कि किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी क्या होता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। उसी प्रकार से डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा भी क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो इसको आप बिल्कुल जो है ध्यान में रखोगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आना ही है और आएगा ही। तो इस तरह से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को आज समझे। नेक्स्ट क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे उसमें कुछ टाइप्स भी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो उन सारी बातों का जिक्र हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।